हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। तो लॉ की इस दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, आज के इस लेक्चर नंबर 6 में हम लोग जानने वाले हैं मॉडर्न सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। हम लोग एंसेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ में हम लोगों ने क्या देखा था? श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट एंड कम्युनिटीज, कस्टम। कस्टम हम लोगों ने देखा था लोकल कस्टम, फैमिली कस्टम, है ना। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि जो कम्युनिटीज़ है, अलग अलग तरह के जो समुदाय है, कास्ट एंड कम्युनिटीज़, उसमें अलग अलग लोगों को विभाजित कर दिया गया है। ठीक है। कस्टम जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उसमें जो लोगों का रहना रहना है ना, फैमिली कस्टम में, लोकल कस्टम में, अलग अलग सिस्टम में लोग जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना, कानून विधि व्यवस्था के अनुसार। तो आज हम लोग जो है पिछले बार हम लोगों ने देखा था सोर्स के मीनिंग को समझा था। सोर्सेस मीन्स क्या होती है? सोर्सेस मीन्स बेसिक फ्रॉम विच लॉ इज इवॉल्व। सोर्स एक ऐसा बेसिस है, एक ऐसा बेस है, फंडामेंटल्स है, जहां से लॉ की शुरुआत होती है, जहां से लॉ की उत्पत्ति हुई हो। तो बेसिस फ्रॉम विच लॉ इज इवॉल्व, दैट इज द सोर्स। तो सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, देयर आर टू टाइप्स, दैट इज एंसेंट सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ एंड मॉडर्न सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। फिर हम लोग आज देखने वाले हैं मॉडर्न सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। जिसमें पहला आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विटी, हिस्सेदारी, जस्टिस, न्याय एंड गुड कंसाइंस, अच्छा विवेक। तो हम लोग चलिए पढ़ाई करते हैं, शुरू करते हैं और पढ़ाई करते हैं। मॉडर्न सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। मॉडर्न सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, जिसमें पहला क्या है? इक्विटी, जस्टिस and good conscience, and good conscience, and good conscience। तो इक्विटी जो है वो हिस्सेदारी होती है, जस्टिस जिसको हम लोग न्याय कहते हैं, और गुड कंसाइंस जिसको अच्छा विवेक कहते हैं, समझदारी कहेंगे, है ना। चलिए, इक्विटी जिसको ऐसे क्या कहते हैं? हिस्सेदारी। तो द प्रिंसिपल of English law, the principle of English law, which of its origin to the beginning of to the beginning of beginning of English administration, sorry, British administration of administration of justice इन इंडिया। तो भारत में जो है एक इंग्लिश लॉ की एक ऐसी सिद्धांत है जो बताती है, जो गवर्न करती है, उसकी उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति? तो द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश प्रशासन शासन व्यवस्था की शुरुआत जो है, न्याय की ब्रिटिश शासन व्यवस्था की शुरुआत जो है भारत में जो हुई, उसको जो है, उसकी उत्पत्ति को जो है गवर्न करता है, बताता है। किस कौन? तो इंग्लिश लॉ के सिद्धांत। ठीक है। तो हम लोग इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लॉ विच इट्स ओरिजिन टू द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया। चलिए, द एंसेंट हिंदू लॉ had its own version of the doctrine of equity, justice and good conscience,
चलिए, कहा गया है एंसेंट हिंदू लॉ, प्राचीन जो है हिंदू जो विधि थी उसके पास खुद का वर्जन था, हैड इट ओन वर्जन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंसी। तो जो हिस्सेदारी है, जो न्याय है और जो अच्छा विवेक का जो तालमेल होता है, उसकी जो डॉक्ट्राइन है उसका खुद का वर्जन किसके पास था? प्राचीन हिंदू विधि के पास। ठीक है, सो द एंसेंट हिंदू लॉ हैड इट्स ओन version of the doctrine of equity, justice and good conscience. चलिए, according to according according to Gautam, in case for which no rule is given, that course must be followed of which at least 10 persons who are well instructed and skilled in reasoning and free from covetousness approve। तो देखिए गौतम क्या कह रहे हैं, गौतम के अनुसार क्या होती है। सो इन केसेस, एक ऐसा केस जहां पर कोई भी नियम नहीं दिया गया हो, ठीक है, तो दैट कोर्स मस्ट बी फॉलो, उस तरह के कोर्स को फॉलो किया जाएगा जिसमें कि 10 पर्सन्स हु आर वेल इंस्ट्रक्टेड एंड स्किल्ड इन रीजनिंग, और वो कौशल में पूर्ण हो रीजनिंग में, है ना, एंड किसी तरह की कोई भी उसमें उनको किसी तरह की पाबंदियाँ ना हो, है ना। उन 10 लोगों को जो है एक तरह के समूहों को में कोर्स को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ऐसा केस जहाँ नियम नहीं लागू हो और उस कोर्स को फॉलो करेंगे जहाँ पे 10% जो कि वेल इंस्ट्रक्टेड हो, गाइड किया जा रहा हो उन 10 लोगों को, और वे स्किल्ड हो रीजनिंग में एंड फ्री फ्रॉम द कवर्नेस अप्रूव। ठीक है, चलिए, अकॉर्डिंग टू द गौतम, इन केस फॉर विच नो रूल, कोई नियम नहीं दिया गया हो, दैट कोर्स मस्ट बी फॉलोड ऑफ विच एट लीस्ट 10 persons who are well instructed, skilled in reasoning and free from the covetousness approve। चलिए, अब है एक है बृहस्पति। सो अकॉर्डिंग टू द बृहस्पति, नो डिसीजन शुड बी मेड मेयरली, कोई भी डिसीजन नहीं बनाया गया था, है ना, नहीं बनाने जाने चाहिए, कोई भी डिसीजंस, निर्णयों को नहीं बनाया जाना चाहिए जब तक कि एकमात्र अकॉर्डिंग टू द लेटर ऑफ शास्त्र होता है उसके अनुसार, फॉर इन अ डिसीजंस डिवॉइड ऑफ युक्ति, है ना। तो जो युक्ति है जिसको हम रीजंस कहते हैं, इक्विटी कहेंगे, यानी कि जो कारण है और उसकी हिस्सेदारी है उसको हम युक्ति कहते हैं। तो उसको उसके एब्सेंस में और फेलियर ऑफ जस्टिस के एब्सेंस में जो है लेटर ऑफ शास्त्र के अकॉर्डिंग उस तरह के डिसीजंस में निर्णयों को दिया जाएगा। तो डिसीजंस को नहीं बनाया जाता है, नो डिसीजन शुड बी मेड मेयरली, निर्णयों को नहीं बनाया जाना चाहिए। एकमात्र है निर्णय जिसमें बृहस्पति के अकॉर्डिंग टू द लेटर ऑफ शास्त्र फॉर इन डिसीजन शुड बी मेड डिवॉइड ऑफ युक्ति एंड फेलियर ऑफ जस्टिस। ठीक है, चलिए, तो बृहस्पति के अकॉर्डिंग टू बृहस्पति, according
टू बृहस्पति, 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 बृहस्पति के अकॉर्डिंग नो डिसीजन should be made merely, should be made merely, exclusively according to the letter of शास्त्र। शास्त्र हम लोगों ने देखा था किस में, स्मृति में, है ना, शास्त्र। तो शास्त्र और अकॉर्डिंग टू द लेटर ऑफ शास्त्र फॉर इन अ डिसीजन डिवॉइड ऑफ युक्ति and failure of justice, चलिए, तो बृहस्पति के अकॉर्डिंग कोई भी निर्णयों को नहीं बनाया जाना चाहिए, मेयरली एक्सक्लूसिवली अकॉर्डिंग टू द लेटर ऑफ शास्त्र के अकॉर्डिंग। इन डिसीजन शुड बी डिवॉइड ऑफ युक्ति एंड फेलियर ऑफ जस्टिस। जब न्याय काम नहीं कर रही हो, विधि व्यवस्था काम नहीं कर रही हो, कोई न्याय जब असफल हो जाए, युक्ति लागू ना हो, डिसीजंस या फिर हम रीजंस हैं, हम इक्विटी हिस्सेदारी करते हैं। तो जब कभी भी न्याय क्या हो, असफल हो, युक्ति नहीं हो, उस समय उसमें जो है डिसीजन जो है अकॉर्डिंग टू द लेटर ऑफ शास्त्र के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। उसके अनुसार कोई डिसीजन नहीं बनाया जाना चाहिए, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू लेटर ऑफ शास्त्र के अकॉर्डिंग, है ना। शास्त्र में जो भी बाकी बातें लिखित की गई है उसके अकॉर्डिंग, ठीक। चलिए, अब हम लोग देखने वाले हैं कि याज्ञवल्क्य said that when on a matter there were conflicting rules of law, and matter was decided on the basis of न्याय। इसको हम कहते हैं नेचुरल इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। इक्विटी का मतलब होता है हिस्सेदारी करना, है ना, हिस्सेदारी। न्याय विधि व्यवस्था में बराबर की हिस्सेदारी इसको कहते हैं, इक्विटी कहते हैं। एंड गुड कंसाइंस, अच्छा विवेक, सोच समझदारी, ठीक है। चलिए, तो याज्ञवल्क्य ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि व्हेन ऑन अ मैटर, जब कोई एक मैटर पे देयर वर कन्फ्लिक्टिंग रूल्स ऑफ लॉ, है ना, विरोधाभास जो है कानून जब थे, तो कानून की जो अलग अलग तरह के नियमों के जो विरोधाभास है ना, कहते हैं ना कि उस पर कन्फ्लिक्ट किया गया, उसका विरोध किया गया, तो उस तरह की जो भी रूल्स थे उस समय, तो मैटर को डिसाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ न्याय के बेसिस पे मैटर को सॉल्व किया गया था, अकॉर्डिंग टू नेचुरल इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। चलिए, तो अब जो है characters of several high courts
high courts established by British government directed that when law was silent on particular point, then cases was decided in accordance with principle of equity, justice and good conscience. तो सेवरल हाई कोर्ट्स के जो करेक्टर्स जो गुण होते हैं वो स्टेबलाइज्ड वो स्थापित की गई है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। ब्रिटिश सरकार जो थी उस समय वो उनके द्वारा जो है अलग अलग हाई कोर्ट्स के जो भी काम है उन सभी को स्टेबलाइज किया गया है, जो डायरेक्टेड करता है कि दर्शाता है कि व्हेन लॉ वाज साइलेंट ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट, जब कभी कोई कानून विधि व्यवस्था है जब साइलेंट हो जाती है, चुप हो जाती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो केस वाज डिसाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। तो वो उस तरह के केसेस को जो है हम डिसाइड करते हैं, निर्णय देते हैं किसके अकॉर्डिंग्स में, इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस के जो प्रिंसिपल हैं, जो सिद्धांत के उसके अनुरूप हम लोग क्या करते हैं, उसको उसके निर्णयों को उस केस के रिगार्डेड हम उसके केस के फैसलों को सुनाते हैं। ठीक है, चलिए। सुप्रीम कोर्ट बाद में हाई कोर्ट्स के बहुत सारे काम को जो है स्टेबलाइज किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। कहता है कि कोई कानून अगर साइलेंट है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो उस तरह के केस में फैसला निर्णय दिया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। बाद में लेटर सुप्रीम कोर्ट applied principle of equity, justice and good conscience in absence of any rules of Hindu law। चलिए, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बाद में जो है जब कहा गया कि बहुत सारे सेवरल हाई कोर्ट्स के जो भी काम हैं, जो क्रियाएं हैं, जो करेक्टर्स है, उसको स्टेबलाइज किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, कि जब कभी कानून व्यवस्था साइलेंट हो जाती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो उस तरह के केसेस को हम लोग डिसाइड करते हैं इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसेंस के सिद्धांत के आधार पे। ठीक है, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई किया प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसेंस को इन द एब्सेंस ऑफ एनी रूल ऑफ हिंदू लॉ। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कोई भी रूल्स जो है हिंदू लॉ क्या है, वैसा लॉ जो क्या करते हैं, गवर्न्स करते हैं हिंदुओं को, है ना। हिंदू रूल्स को, हिंदुओं को जो लॉ गवर्न्स करे उसको हम क्या कहते हैं, हिंदू लॉ कहते हैं। हिंदू लॉ में दिए गए जो नियम है, जो रूल्स रेगुलेशन है, उसके अनुपस्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या अप्लाई करे, क्या अप्लाई किया सुप्रीम कोर्ट ने, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस को अप्लाई किया। इक्विटी, हिस्सेदारी, जस्टिस, न्याय, गुड कंसाइंस, अच्छा विवेक को उन्होंने लागू किया इन द एब्सेंस ऑफ एनी रूल्स ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के किसी भी रूल्स के एब्सेंस में सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई किया
सिद्धांत को। किसके सिद्धांत? 3 सिद्धांत, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। तो ठीक है, आज हम लोगों ने जाना मॉडर्न सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ में पहला हम लोगों ने देखा, जाना, समझा इक्विटी, हिस्सेदारी, जस्टिस न्याय एंड गुड कंसाइंस अच्छा विवेक। इस 3 के विषय में हम लोगों ने जाना कि इसके प्रिंसिपल सिद्धांत के बारे में, कि अलग अलग व्यक्ति की क्या विचारधाराएं थी, जैसे गौतम के अकॉर्डिंग, बृहस्पति के अकॉर्डिंग, याज्ञवल्क्य ने क्या कहा, है ना। फिर हाई कोर्ट्स में बहुत सारे जो गुण है उसको स्टेबलाइज्ड हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट्स जो है अप्लाई किया प्रिंसिपल्स को, सिद्धांत को, 3 इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।